आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली रहेगा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में। देखिए, आप सबने कूलम्ब्स लॉ अपने इंजीनियरिंग लेवल पे या फिर 12th लेवल पर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर में डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है भाई? जब आपके सामने न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कैसे उसकी वेक्टर सम करना है, कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम्स का आपको यूज़ करके चलना है, तो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर में मैं डिस्कस करूँगा भाई। और जब आप इस लेक्चर के लास्ट में पहुंचेंगे तो आप जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक हमारे एटीसी के एग्ज़ाम में या फिर एओ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। मैं सारे प्रीवियस के पेपर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। इस लेक्चर के अंदर में भी क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो दोबारा से मैं आपको जो अपना क्लासरूम लेक्चर है उसके अंदर में मैं लेकर जाऊंगा, जहाँ से मेन जो चीज़ें रहेंगी वो आप लोग वहाँ से समझ लेंगे और फिर दोबारा से हम इस लेक्चर के लास्ट में दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में अगर कोई भी दो चार्ज है, आप लोगों ने चार्ज की कल एक बहुत अच्छे से मेरे साथ में डेफिनेशन डेवलप कर ली है, तो कोई भी दो चार्जेस हैं, अगर वो किसी डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है, यानी कि उनके जो सेंटर्स है, ध्यान रखना भाई, जो हम डिस्टेंस लेते हैं उनके सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट मासेज होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके सेंटर टू सेंटर लें या फिर इसके बाहर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम्ब्स ने कहा कि कोई भी दो चार्जेस हैं भाई, अगर वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मीन्स दे आर सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, यानी कि जो चार्जेज Q1 और Q2 है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मल्टीप्लीकेशन के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, देन ए कांस्टेंट बिकम, दैट इज K। तो यहां से आप लिखोगे कि 4 जो होगा हमारे पास में, दैट विल बी K, दैट इज कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो यही मेरे पास में एक फॉर्मूला होगा जिसका बार बार मैं यूज करूंगा। अब मुझे जो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर में समझाना होगा, जो मेरा क्लासरूम लेक्चर आएगा उसके अंदर में आप चीजें सीखेंगे कि कैसे कूलम्ब्स लॉ का यूज करके अलग अलग जगह पर जो हमारे पास में चार्जेस रखे होते हैं, तो कैसे उनके ऊपर में आप फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। और जब आप ये फोर्सेस कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो ये आप सबका बेस होगा जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबका बेस अब अभी जो लेक्चर आने वाला है वो सारा है। तो भाई उस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, जितना भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद में दोबारा से हम मिलेंगे इस लेक्चर के। अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होंगी, किस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे, तो उन सबको यूज करने से पहले एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर आपके पास में कोई चार्ज है, जैसे आपको मैं बात करूं सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या फिर सुपरपोजिशन के नाम से आपने इसको जाना होगा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फोर्सेज हैं आपके पास में, यानी कि नेचर में आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, उसके ऊपर में बहुत सारे आपके फोर्सेज लग रहे हैं, तो उन फोर्सेज को कैसे ऐड करना है, बेसिकली इस चीज के लिए डील करता है हमारा कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए बात करें, अगर मान लो मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, ये मेरे पास में कोई चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिया है जिसके ऊपर में चार्ज है Q1, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब पढ़ते कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो इसमें यही कहता है कि इसकी विसिनिटी, यानी कि इसके आसपास भी जो भी चार्जेस होंगे उनका इस पर्टिकुलर चार्जेस की फोर्स पर, यानी कि दो आपने सिस्टम को कंसिडर कर लिया है, हमने इन दोनों को अपना आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है, तो इस सिस्टम के ऊपर में तीसरे चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये भी चार्ज इसके ऊपर में कोई फोर्स लगा रहा होगा, मान लो 10 न्यूटन, लेकिन ये इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स जो कि 5 न्यूटन है, इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन भाई अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चार्ज इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या मैं सिंपली इनको ऐड कर दूं? आंसर इज यस। लेकिन वहां पर आप टोटली एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर में कि जो फोर्स होती है वो किस तरह की क्वांटिटी होती है हमारे पास में, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जब भी यूज करते हैं हम, तो उनके एडिशन के लिए हमें किस तरह का यूज करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर लगने वाले टोटल फोर्स की बात करूंगा, तो टोटल फोर्स मेरे पास में कितना होगा, अगर ये F1 लगा रहा है फोर्स,
मैं इसको एफ वेक्टर के बारे में बताया था आपको कि इसके ऊपर में हम एरोहेड लगा देते हैं। दूसरा ये मेरे पास में F2 है, इसके ऊपर में एरोहेड लगा दिया मैंने। नहीं पता तो अभी थोड़ी देर के बाद में थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि जहां तक हमारे पास में यूज होगा वो सब चीजें आपकी बता दी जाएंगी। ठीक है, तो फोर्स यहां पर हम बात करेंगे कि इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा। तो आप कहोगे कि फोर्स रिजल्टेंट, यानी कि इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला जो भी रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि लेट अस सपोज मेरे पास में एक मार्कर है, इस मार्कर को और ये डस्टर रखा हुआ है मेरे पास में, इस डस्टर से मैंने इसके ऊपर में फोर्स लगाया और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, फिर मैं उसी पोजीशन पर ले आया, मैंने ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक से मैं फोर्स यहां पर लगाऊं और एक से मैं फोर्स यहां पर लगाऊं, तो अब देखो बॉडी कहां जा रही है, दोनों की फोर्स लगेंगी तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअली बात करता है तो फोर्स ये इधर लगा रहा था, ये इसकी बात करूं तो ये इसको इधर लेके जा रहा था। लेकिन जब हम दोनों ने इसके ऊपर में फोर्स लगाई एक साथ साइमल्टेनियसली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो फोर्सेज लगती हैं तो वो एक रिजल्टेंट लेके आएंगी और बॉडी एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में अपने आप को मूव करवाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया। तो वही हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों चार्जेस यहां पर आपने रखे हैं, ये इसके ऊपर में फोर्स F1 लगा रहे हैं और ये चार्ज इसके ऊपर में फोर्स F2 लगा रहे हैं, तो इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो इस टोटल लगने वाली फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, दोनों के सम से, वेक्टर सम हो F1, यानी इस फोर्स ने कितना लगाया वेक्टर सम में, प्लस दूसरे का F2 वेक्टर सम में। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं कि जब भी हम रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जब भी हम कूलम्ब फोर्स के बारे में बात करेंगे, एक सिस्टम होगा जिसके अंदर में आइसोलेटेड सिस्टम हम बात करें कि दो चार्जेस का तीसरे चार्ज के कारण में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअली वो अपनी फोर्स लगा रहा होगा। चलिए, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास में, मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं, ये मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, एक चार्ज है मेरे पास में, ये मान लो Q1 चार्ज मैंने यहां रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा मेरे पास में Q2 चार्ज यहां पे मैंने मान लिया है। ओके, तीसरा मेरे पास में मान लो Q3 चार्ज ये है, ये Q3 चार्ज है। अब देखते हैं इसके ऊपर में लगने वाले फोर्सेस कहां कहां पर जाएंगे। और ये यहां मैंने मान लिया कोई Q4 चार्ज है। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर करूंगा इसके अंदर में। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर कर लीजिए, जिसको भी आप करना चाहें, आपकी चॉइस है, और उस पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, जो भी चार्ज, उसको छोड़कर जो भी चार्ज उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, उनको उसकी डायरेक्शन के साथ में आप रिप्रेजेंट कर लो। कूलम्ब्स ने ये कहा था कि जब भी, कूलम्ब्स लॉ में ये कहा जाता है कि जब भी कोई फोर्स लगेगा तो दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में उनको लाइन ज्वाइन कर रही है। मतलब दो चार्जेस मैंने रखे, एक यहां पर और एक यहां पर, तो फोर्स कहां लगेगा, जो इन दोनों चार्जेस को बीच में लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी की डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों के कहां लगेगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लगेगा। चलिए, अब मैं कंसीडर करूं कौन से, Q1 और Q2 को। तो Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स, ये मैं बात करूं, अगर ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। ये मैंने चार चार्जेस को यहां पर कंसीडर किया हुआ है। अब मैं बात करूं कि Q2 चार्ज, ध्यान से सुनना इस पॉइंट का भी जो बोलने जा रहा हूं, कि मैं फाइंड किस पे करना चाहता हूं, Q1 चार्ज पे, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में मैं सब चार्जेस से बात करूंगा कि भाई तुम इसके ऊपर में क्या लगाओगे फोर्स। तो मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को लेट अस सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया। आप किसी को भी कर सकते हैं, मैंने अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए यहां पर इसको Q1 पे यूज कर लिया। चलिए, तो मैंने पूछा भाई Q2 से क्या आप इसके ऊपर में फोर्स लगाओगे। बिल्कुल, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था कि भाई दो चार्जेस अगर सेपरेट हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो इसने कहा भाई ठीक है, मैं आपके ऊपर में फोर्स लगाऊंगा। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो उन्होंने कहा कुछ डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ऐसा आ रहा है आपके साथ में, ठीक है। अब ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स क्या होती है, फोर्स के दो तो केस मैंने बताए थे आपको कि आइदर पुल या फिर पुश। तो क्या करेगा, इसको सेम चार्ज है तो ये चार्ज इसके ऊपर में क्या इंफ्लुएंस डालेगा, ध्यान से सुनो, इस चार्ज पे इस चार्ज का क्या इंफ्लुएंस होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं कि इस चार्ज पर इस चार्ज से क्या इंफ्लुएंस आएगा, कि ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर इस चार्ज को अपने से रिपेल करेगा। तो आंसर इज कि सेम चार्जेस हैं तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि हम इस चार्ज का इसके ऊपर में इंफ्लुएंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि किस पे हम फोर्स लगाएं, कहां पे दिखाना शो करें। तो ध्यान से सुन लेना इस बात को कि जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हैं उसको वहीं के वहीं पकड़ो
और उससे पूछो दूसरा जो चार्ज है कि भाई आप इस चार्ज पर कैसे फोर्स लगाओगे, तो इसने कहा कि भाई आप यहां पर रुके हुए, मैं आपके ऊपर में रिपेल करने की कोशिश करूंगा। तो रिपेल करने का कोशिश है कि ये कहां पर करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करवाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि भाई जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में कर लगेगा जो उन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फोर्स का नाम दूं तो ये फोर्स लग रहा है किस पर, 1 पर, किसके कारण में, 2 के कारण में, तो F12 मैंने लिख दिया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो हेड से, इसके ऊपर में मैंने एक एरो हेड लगा दिया। ठीक है, चलिए अब बात करें किसकी, कि मैं Q1 और Q3 से बात किया, मैंने पूछा भाई Q1 को मैंने फिक्स किया, Q3 से मैंने पूछा भाई आप इसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करोगे, इसको मैंने यहां फिक्स कर रखा है, तो मैंने पूछा भाई आप क्या करना चाहोगे इस चार्ज के साथ में, तो इसने कहा कि भाई मैं नेगेटिव चार्ज हूं, और नेगेटिव चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग डिफरेंट चार्जेस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले तो हम इन लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब कहां लगेगी फोर्स, जहां पे इन लाइन को सीधे लेके चले जाओ, यानी कि ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा, मैं थोड़ा इसको यहां मिटा देता हूं और ये ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, सीधा इस साइड में निकल जाएगा, ये थोड़ा सा यहां पे टेढ़ा हो गया, सीधा रहेगा ये। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया, Q3 था मेरे पास माइनस Q3। चलिए ये मेरे पास में क्या आ गई है, फोर्स आ गई है F, कौन सी, किस पे लगी है, ये 1 पे लगी है, किसके थ्रू, 3 के थ्रू, तो मैंने लिख दिया F13 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात होगी है। अब बात करें किसकी, कि भाई Q4 एक चार्ज और बच गया। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप यूज करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर कर लो, और उसके अलावा जितने भी बच जाते हैं चार्ज, उन सबसे उसके ऊपर में लगने वाली पर्टिकुलर फोर्स को फाइंड आउट कर लो। तो आपने क्या निकाला, आपने कहा जी इसके ऊपर में चार्ज, इसके ऊपर में फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि एक चार्ज और रह गया। यहां पर क्यों इन्फ्लुएंस नहीं किया इस चार्ज के बीच में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि भाई इंडिविजुअल चार्ज इसके ऊपर में जो फोर्स लगाएगा वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है उसके विसिनिटी, यानी कि उसके आसपास में जितने भी फोर्सेस, जितने भी चार्जेस हैं, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करूं इससे Q4 से क्या फोर्स लगेगा, तो Q4 आपने यहां पे माना हुआ है, Q1 यहां पर है। मैंने इससे पूछा, Q1 को मैंने फिक्स किया हुआ है, Q4 से पूछा भाई बताओ इस चार्ज पे कैसे फोर्स लगाओगे, कैसे इफेक्ट करोगे। बोले जी देखो मेरे पास में पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव की प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसने कहा कि भाई मैं इसको रिपेल करूंगा, लेकिन कैसे रिपेल करूंगा, बोले पहले मेरी क्या बना लो, दोनों सेंटर्स को आप ज्वाइन कर लो, फिर बताएंगे क्या करेंगे। तो मैंने इन दोनों सेंटर्स को मिला दिया। अब क्या करेगा, ये इसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने अभी आपको डस्टर का एग्जांपल दिया था कि डस्टर को मैंने इस डायरेक्शन में लगाया तो इधर जाएगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई मैं फोर्स लगाऊंगा लेकिन मेरी सीधी लाइन आप खींच दो इस साइड में। तो आप बताओ मेरे को ये फोर्स का नाम क्या लिखूं मैं, फोर्स यहां पर वेक्टर रहेगा, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी। किस पर लगा है ये फोर्स, 1 पर लगा है, किसके थ्रू लगा है, 4 के थ्रू, तो यहां पर आ गया 4। ठीक है, अब टोटल हम यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे पहले F12 दिख रहा है, F13 दिख रहा है, और तीसरा मेरे को क्या दिख रहा है, F14 दिख रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि आपके पास में जितने भी फोर्सेज हैं, आप उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो पहले क्या करो, इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो। भाई उस चार्ज से उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, उस चार्ज से उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, सभी का निकाल लो, और फाइनली उनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, वेक्टर सम कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर मैं अगर बात करूं फंडामेंट जो हमारे पास में फोर्स होगी, कौन सी, रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे, F12 यानी कि पहली जो फोर्स लगेगी, प्लस F13, और तीसरी फोर्स क्या बच गई, F14। ये 4 मेरी फोर्सेस होंगी यहां पर इस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाली, कौन से पर, Q1 चार्ज पर। तो ये मेरे पास में क्या कहलाता है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, यानी कि इस Q1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं कि कितना रिजल्टेंट लगेगा उसके ऊपर में, तो जितने भी उसके ऊपर में लगने वाले फोर्सेज हैं उनका क्या करो, वेक्टर एडिशन करो, नोट एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि आपने 2 + 2 जोड़ दिया, कितना, 4 आ गया। अब मैं आपसे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करूं यहां पर। ठीक है, ये मेरे पास में 2 + 2, आपने इसको क्या कर दिया, सीधा जोड़ के बोल दिया भाई ये 4 है मेरे पास में। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन में हम वही जोड़ते हैं जो
पर्टिकुलर उस एक्सिस में हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2x 2i प्लस में 2j, अभी बताएंगे क्या चीजें होती हैं। और मैंने कहा 4i प्लस में 4j, इनको जोड़ के दिखाओ। तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने 4 को 2 से जोड़ दिया, ठीक है, इस 2 को हमने इसके साथ में जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जो i है यानी कि x एक्सिस है, i जिसके पीछे लग जाता है x एक्सिस होता है, j जिसके पीछे लगता है वो y एक्सिस के टर्म होते हैं, और k एक और टर्म आती है, अगर उसके साथ में ये लग जाता है तो वो कौन से में होता है, z एक्सिस में होता है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है। आपने 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा, नहीं जाना तो जस्ट अभी मैं उसके ऊपर में डिस्कशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में सेम टाइप सेम एक्सिस पे हमारी वैल्यूज होंगी वो आपस में ऐड होती हैं, दूसरे एक्सिस वाली वैल्यू के साथ में ऐड नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना, इन दोनों का सम लिखोगे दैट इज 6i, और इसका कैसे लिखोगे, ये मेरे पास में 6j। कॉन्सिडेंटली मैंने दोनों वैल्यू सेम ले ली, यहाँ 2 4 2 4 ले लिए। चलिए कोई नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि 6i इधर आ गया और 6j मेरे पास में y एक्सिस में आ गया। चल, तो हमारे पास में क्या आ गया, सुपरपोजिशन थ्योरम आ गई कि किस तरह से आपको फोर्सेस को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इसका समझने का सिर्फ व्यू था, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उन चीजों को समझेंगे। आपका दिमाग में जो बेस तैयार करना था मेरे को वो ये था कि जब भी फोर्सेस आएंगी तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी जिस भी चार्ज के ऊपर में आपसे फोर्स पूछा जाए या जिस भी चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स निकालनी है उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लो, और बाद में अगर आपका वेक्टर एडिशन टाइप बनता है तो आप उनको क्या कर लो, ऐड कर लो वेक्टर एडिशन के थ्रू, नॉट एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली आपको यूज नहीं करना है, किस तरह का एडिशन लेके ना, वेक्टर एडिशन यूज करना है, ठीक है। चलिए एक हम छोटा सा और टाइप करके देखते हैं कि किस तरह से इसको और सिंप्लीफाई मैं आपको बता सकता हूं। मान लो मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मेरे पास में कोई एक ट्रायंगल है, यहां पे मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है। मैंने इन तीनों ट्रायंगल्स के ऊपर में चार्जेस रखे हैं, लेट अस सपोज Q1, ये मेरे पास में Q2 है और ये मेरे पास में Q3 है। इनके बीच में कुछ दूरी रही होगी, हम उसको बाद में कंसीडर करेंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई किसी भी चार्ज पर, लेट अस सपोज मैं Q2 पर बात कर लेता हूं कि Q2 पर लगाओ कि कितना फोर्स लगेगा, Q2 पर लगने वाले कितने फोर्सेस होंगे, या Q2 किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने क्या कहा, अगर इसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में लिख देता हूं, Q2 लिख देता हूं, यहां पर चार्ज Q2 है, तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि भाई पहले तो मैं ये चार्ज को कंसीडर कर लूं, ठीक है, मैं इसको छुपा लेता हूं। बचे कितने चार्जेस, 2 चार्ज बचे, कौन से, Q1 और Q2। अब इनका इन्फ्लुएंस मैं इसके ऊपर में चेक करूंगा Q2 पे क्या क्या आ रहा है। तो ये मैंने चार्जेस के साइन आपको देता हूं कि सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझाने के लिए सबको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। चलिए अब मेरे को बताओ, मैंने इसको होल्ड कर लिया, Q1 से पूछा कि भाई Q1 आप इसको कैसे क्या करोगे ट्रीट, तो उसने कहा भाई मैं इसको क्या करूंगा, सेम साइज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में। तो उसने कहा कि भाई जहां पर चार्ज रखा हुआ है, मेरी जो लाइन मिल रही है उसी को आप आगे बढ़ा दो, तो मैं आपको एक रिजल्टेंट एक फोर्स दे दूंगा इस पे लगने वाला। मैंने ये बढ़ा दिया, तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि Q2, इसका केस खत्म हो चुका है, Q3 बच गया, तो Q3 से पूछा भाई किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। इसने कहा भाई मैं फोर्स तो लगाऊंगा इसके ऊपर में, क्योंकि मैं भी चार्ज हूं और ये भी चार्ज बॉडी है, और कूलम्स लॉ यही कहता है कि अगर 2 चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जो उनके बीच में लाइन ज्वाइन कर रही हो। तो यहां पर सेम चार्ज है, इसने कहा कि मैं इस चार्ज को इन्फ्लुएंस करूंगा कैसे, इस एक्सिस पे, तो इसने के ऊपर में फोर्स लगा, सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये मेरे पास में किसके ऊपर लगी है फोर्स, सेकंड पर, किसके द्वारा लगी है, थर्ड के द्वारा। तो आपने 9th के अंदर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि जब भी कोई 2 वेक्टर्स होते हैं तो उनका जब भी एडिशन करते हैं तो हम पैरेललोग्राम रूल का यूज करते हैं। पैरेललोग्राम रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास में 2 रूल होते हैं हमारे वेक्टर एडिशन के, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये बार बार हमारी रिपीट होगी जब भी हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आगे जितना भी जाएंगे कंपटीशन लेवल पर इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। चार्ज जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, 2 तरह के एडिशंस होते हैं हमारे पास में। अगर मान लो मेरे पास में एक चार्ज, एक वेक्टर इस तरह से है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की एक टेल होती है और एक उसका क्या होता है, हेड होता है, और एक कुछ पैरामीटर जो स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, उसको मैंने यूज कर लिया, उसी स्केल को बार बार रखता जा रहा हूं। तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो मैं कितनी बार रखूंगा उसको,
4 बार, यानी कि इसका 4 यूनिट में मान लूंगा तो मेरे पास में 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं इतनी लंबी ये क्या बना दूंगा, लाइन बना दूंगा। जितना बड़ा वेक्टर होगा मैं अपना स्केल भी बढ़ा लूंगा कि भाई 1-1 मीटर के मैं स्केल बना लूंगा उसके अंदर में, ठीक है। उसी को बार बार मैं रिपीट करता चला जाऊंगा। तो ये मेरे पास में वेक्टर आ गया। जब भी आप वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे तो उसके पास में क्या होगी, एक क्या होगी, टेल होती है, और एक क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वेक्टर ये ले रखा है और एक वेक्टर को ये है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में कहीं पर फोर्स लग रही है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके दो वेक्टर हैं, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वेक्टर ए मान लिया, इसके ऊपर लगा देंगे एक एरो हेड। ये मान लो बी वेक्टर है मेरे पास में, इसके ऊपर में लगा देंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास में बी वेक्टर आ गया। चलिए अब क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में जो वेक्टर गिवन है ए है, इसको एज इट इज यहां पर रख लो। ऐसे कैसे, जैसा उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे कैसे इसको यहां पर रख लो पैरेलली। अब दूसरा जो है ना, दूसरे वाले को क्या करो, इस दूसरे वाले को उठा के इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है पहले वाले के हेड पे रख दो। यानी कि ये ए है वेक्टर मेरे पास में, इसकी टेल जो है वो इसके हेड पे रख दो, ये हो गया, और इसको एज इट इज खींच दो, ये मेरे पास में आ गया। तो ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर, बी वेक्टर आ गया। चलिए इनका काम खत्म हो चुका है, यहां से इसको मिटा देते हैं। तो बेसिकली ट्रायंगल रो यही कहता है कि आपके पास में जो भी वेक्टर्स हैं उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि एक ट्रायंगल के वो दो साइड को रिप्रेजेंट करें। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख लो, और तीसरी जो साइड होगी, यानी कि यहां से जो तीसरी साइड जाएगी मेरी, ये जो तीसरी साइड जाएगी जो इसको क्लोजिंग करेगी इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखिए, ये एक ऑर्डर में चल रही थी, ये एक ऑर्डर में चल रही थी, यानी कि इसकी टेल पे, इसकी हेड पे इसका टेल होना क्या चाहिए था, इसकी हेड पे इसका टेल होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, अपोजिट ले लिया इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर में आ गई है। तो हमें जो ये फाइनल मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा, जो कि इस ट्रायंगल को क्लोज कर रहा होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। और इस रिजल्टेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, ये ध्यान से सुन लेना। आर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस रिजल्टेंट को, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं खाली मैं, केवल मैग्नीट्यूड की। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मैग्नीट्यूड का तरीका ये होता है, आपको इसी की ज्यादा यूज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का ही सबसे ज्यादा यूज करना है। तो पहला वेक्टर है जो ए वेक्टर, उसका स्क्वायर प्लस बी उसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इस पूरे का क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। तो मेरे पास में जब भी मैं आगे से यूज करूंगा रिजल्टेंट फोर्स, में जब भी बोलूंगा रिजल्टेंट कुछ भी बोलूंगा, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि दो वेक्टर्स हैं, उनको हम कैसे ऐड करते हैं, पहले का स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही होता है, दो बार आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा उसका। बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, जो हमारे पास में पहली फोर्स है या फिर पहला वेक्टर है उसका, और दूसरा वेक्टर उनका मल्टीप्लीकेशन, इनके मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास में इनका मैग्नीट्यूड होंगे ये, और फिर cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब होता है कि आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना डिग्री एंगल है। चीजें समझ आई कि भाई किस तरह से हमको वेक्टर एडिशन करना होता है, ठीक है। फोर्सेस के ऊपर में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको मैं साइड में लिख दूंगा। अभी बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम को इनिशियल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये वेक्टर मेरे पास में, एक ये वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, और दूसरा मेरे पास में ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे हमने उनको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पैरेललोग्राम रूल ये कहता है कि भाई आप जो बेस है, यानी कि ए वेक्टर है, इसी के पैरेलल में एक लाइन ऐसे खींच दो, बी वेक्टर है बिल्कुल ऐसे के ऐसे इसका पैरेलल यहां बना दो, ये बन गया, और ये मेरे पास में ये हो गया। तो जो तीसरी साइड जो इनका डायगोनल होगा, यानी कि ये डायगोनल इसको मीट करवाए इन द अपोजिट ऑर्डर, ये मेरे पास में देखो, इसकी टेल यहां पर होगी और इसका हेड कहां होगा, ये होगा इसका हेड। तो ये जो वेक्टर मेरे को रिप्रेजेंट करके देगा वो मेरे पास में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये पैरेललोग्राम जो रूल है वेक्टर एडिशन का, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कर रहा हूं मैं, को इनिशियल वेक्टर बोले। को इनिशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहीं से दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं मेरे, शुरू हो रहे हैं, ये ए वेक्टर ये वाला और बी वेक्टर ये, और इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, जो भी इनको क्या करेगा, यहां से इसके पॉइंट से इनिशिएट होकर, यानी कि इनका डायगोनल जो होगा वो उसके रिजल्टेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब बात करें कि रिजल्टेंट को निकाले कैसे भाई, तो रिजल्टेंट का भी यहां पर पैरेललोग्राम रूल में भी वही फॉर्मूला होता है, कौन सा, रिजल्टेंट इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड प्लस में सेकंड का मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा,
ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होता है, वेक्टर एडिशन और वेक्टर की जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं इजीली हम इसे यूज कर लेंगे। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए अब यहां पर बताओ मेरे को कि जैसे मैंने यहां पे दो फोर्सेज लिखी हुई हैं, यहां पर दो फोर्सेज के बारे में मैंने लिखा है कि F12 जो मेरे पास में है ये, और यहां पर मेरे पास में कौन सी फोर्स आई थी, F23। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो फोर्स लगेगा, उसी को कंसीडर करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप देखो मैं एक फोर्स इस पे लगा रहा हूं, ये इधर जा रहा है, एक फोर्स मैं डस्टर पे लगा रहा हूं, क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को एक साथ जोड़ सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फोर्सेस को हम केवल और केवल तब ऐड कर सकते हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रही हो। भाई ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ये इस मार्कर पर लग रही है, और ये मैं फोर्स इस डस्टर पर लगा रहा हूं, दोनों पे लगने वाले फोर्स अलग है, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर नहीं है। ये पॉइंट की बात करूं तो ये दोनों फोर्सेस कहां लग रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ उसके ऊपर में लगेगी, यानी कि दोनों फोर्सेस को मैं अपने कंसिडरेशन में ले सकता हूं। फिर से बात कर रहा हूं मैं कि जब भी आप फोर्सेस को कंसीडर करोगे तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है केवल वही कंसीडर करोगे। ये नहीं कि भाई इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा था इधर तो मैं उसको भी कंसीडरेशन में ले आऊं, नहीं, वो अलग है, ये अलग है। जैसे वही बात कही मैंने कि एक फोर्स इस मार्कर पे लगाई, एक फोर्स मैंने इस मार्कर पे लगाई, क्या इन दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में लगने वाला अलग पॉइंट है, इस पे लगने वाला अलग पॉइंट है। लेकिन हाँ ऐसे करता मैं कि ये दोनों फोर्सेस मैं ऐसे ले आता और यहां से मैं इस पॉइंट पर लगाता ऐसे फोर्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस आती है, एक इधर चली जाती और एक नीचे की साइड में, यानी कि ऐसे, यानी कि एक ही पॉइंट पे लग रही है दोनों फोर्सेस और दोनों क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हम दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ला सकते हैं, उनका हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करें यहां पर, तो ये कुछ ऐसा है कि ये कोनिशियल वेक्टर बन रहे हैं भाई, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रही है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? अगेन आप इसका क्या बना लोगे, पैरेललोग्राम रूल। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि भाई आपका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जैसे डस्टर की बात की थी, एक का फोर्स इधर ले गया था, एक का फोर्स इधर ले गया था, दोनों को लगा देंगे तो बेसिकली कहां जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा। तो वही इस चार्ज के साथ में कि अगर इस चार्ज पे ये दो फोर्सें लग रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये चार्ज कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, अपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन मूव कर जाएगा। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से, आर रिजल्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगेन हमारे पास में वही तरीका कि आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो खाली मैं आर लिखता हूं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड है उसका, या फिर मैं आर को ऐसे मोड में लिख दूं तो भी उसका मतलब है, वेक्टर का मोड लिख दूं तो उसका भी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं खाली ये लिखूं आर तो इसका मतलब है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो मैं आगे से कभी भी ऐसे लिखूं आर खाली तो इसका सीधा मतलब समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और मैं मोड भी लिख देता हूं तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन खाली मैं बिना मोड के या कैप लगा के यहां पे बात करूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए मैं यहां पर इसको रख करके यहां पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को जल्दी से। तो आपने निकाला भाई इसके ऊपर में क्या क्या फोर्स लगे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स। तो आपको पता था कि अगर मैं इस फोर्स को ए मान लूं, ये मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में जो लगने वाला वो बी वेक्टर है। तो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं कि भाई इनका वेक्टर सम कैसे आता है, तो वेक्टर सम आएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, और दोनों के एंगल के बीच में जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है इसको क्या बोलोगे आप, थीटा बोलोगे, क्योंकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में दोनों एंगल है। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि ये मेरे पास में ए को मैं क्या लिखूं, F23 ये फोर्स, इसका अब यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सिर्फ आप इसको क्या करोगे, अगर दो बार भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या आता है, हमारे पास में मैग्नीट्यूड ही आता है। यहां पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या आएगा, F21 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ F23 इंटू में F21, और दोनों के बीच में जो एंगल था कोस थीटा आ गया। और यहां से आपको इसको क्या कर देना, रूट कर देना, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में वही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चीज समझ आई कि कहां पर कैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं, कैसे उसका हम यूज करेंगे, और हमारा पैरेललोग्राम रूल यूज क्या करेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल है वो सबसे ज्यादा यूज होगा आपके जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, आगे जब और चीजें पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही रूल है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि भाई क्या पैरेललोग्राम रूल होता है और ये कहां से आता है, हमारे ट्रायंगल रूल जो होते हैं
ये वेक्टर एडिशंस के लिए यूज होता है। डायरेक्टली हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो हमें इसके वेक्टर एडिशन की तरफ ही जाना चाहिए। फिर ट्रायंगल, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा भी था, यहाँ पर उसका क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया उसके लिए, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सभी एक्सिस पर, सभी जो वर्टिस है, सभी वर्टिस है उस पर 2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है, +2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर भी +2 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। और सभी के बीच में जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन डाली हुई है 5 सेंटीमीटर। सभी के बीच में कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस किसी भी एक चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स फाइंड करनी है, किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स फाइंड करके मेरे को बतानी है। चलिए शुरू करें। अगर कोई कर पाएगा तो ठीक है, पॉज कर लेगा उसको और आगे बाद में जाके देख लेगा इस चीज को, ठीक है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं, बहुत इजी है, अभी आपने चीजें पढ़ी थी। पहला काम तो मुझे क्या करना है भाई, गिवन क्या मेरे पास में, मान लो ये मेरे पास में चार्ज Q1 है, इस चार्ज को मैंने Q2 मान लिया है, और ये चार्ज को मैंने क्या मान लिया है? Q3 मान लिया। पहला काम तो मुझे क्या करना है, सभी जो यूनिट्स हैं, सभी जो गिवन मेरे पास में डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर लूं? SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि ज्यादातर गलतियां कहां पर होती हैं? जब आप क्या कर लेते हो, क्वेश्चन के अंदर में यूनिट्स को ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। चलिए, तो पहले हम बात करें कि इस चार्ज के ऊपर में मैं एक चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस सपोज कि मैं Q1 चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। ये मैं Q1 को अंदर लिख लेता हूं, 2 माइक्रोकुलाम, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई ये प्लस, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे की साइड में। अब चीजें देखो कितनी सिंप्लीफाई होती आ जाएंगी आपके साथ में। ये पॉजिटिव, इस पे लगने वाला फोर्स इसके थ्रू इधर जाएगा। इसके फिक्स कर लिया हमने। इससे पूछा भाई कहां फोर्स लगाओ, बोले इस साइड में लगाओ, बोले ठीक है भाई लगा दो, आप इधर लगा दो, सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि ये फोर्स 1 किसके कारण में? 2 के कारण में। ये फोर्स किसके कारण में? 1 पर किसके कारण? मेरे पास में 3 के कारण आ गई है। तो इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा भाई, बताओ? तो आपने अभी जस्ट कहा था कि भाई मेरे पास में पैरेललोग्राम रूल बनेगा यहां से। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है मेरे पास कि आप क्या बना दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, और जो यहां पर डायगोनल होगा इनका, ये जो डायगोनल बनेगा वो मेरे को क्या बताएगा? सीधे नहीं बनी क्या? चलिए सीधे बना देते हैं, अभी भी नहीं बना। चलिए कोई नहीं, आप इसको मान लीजिए ये मेरे पास में रिजल्टेंट फोर्स आ गया F, जिसको मैं फाइनल फोर्स F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या FR से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आपको ये पता है कि भाई जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? FR F12 प्लस F13, यही आएगा वेक्टर का, और ये भी वेक्टर होगा। लेकिन क्या आपको F12 पता है भाई? नहीं पता। क्या F13 पता है? नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि कूलम्ब्स लॉ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहुंचे हम कूलम्ब्स लॉ के पास में कि भाई देखो फोर्स हमने अपने 9th की जितनी नॉलेज थी वो हमने यहां पर लगा दी है। अब आप थोड़ी हमारी सहायता करो, आप हमें बता दो कि F12 कितना होगा और F13 कितना होगा हमारे पास में। चलिए, तो यहां पर मैं वेक्टर एडिशन की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या वैल्यूज आएंगे मेरे पास में? आपने अभी पढ़ा था कि जब भी आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, खाली बिना मैग्नीट्यूड इसके वेक्टर के लिखूंगा, पहले का स्क्वायर यानी कि F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस F12 F13 बाहर ट्वाइस, और ये मेरे पास में कोस थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आ जाएगा, ये एंगल जो होगा। अब ये बताओ मेरे को एंगल कितना होगा? ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60 होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास में? 60 डिग्री, यानी कि F12 और F13 के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम कि भाई ना तो हमें F12 पता, ना हमें F13 पता। हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, हमें तो इसकी वैल्यूज भी पुट करनी है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हैं। मैंने पूछा भाई आप बताओ मेरे को गिवन डेटा से कि भाई Q1 की वैल्यू कितनी है? तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास में 2 माइक्रोकुलाम है, लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन में गलती ना हो तो शुरू से हम क्या लेके चलेंगे इसको, SI यूनिट, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइक्रो। बताओ जल्दी कितना था? बिल्कुल -6 कुलाम आ गया, ठीक है। Q2 के पास में गया, Q2 ने कहा भाई मैं भी +2 माइक्रोकुलाम हूं, बोले ठीक है भाई आपको भी चेंज कर देते हैं 10 की पावर 6 कुलाम। Q3 के पास में गया, Q3 ने भी कहा मैं भी 2 माइक्रोकुलाम हूं, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी कि हमने इन सब वैल्यूज को क्या कर दिया, यहां पर
चेंज कर दिए, अपनी एसआई यूनिट में लेके आए, लेकिन अभी भी डिस्टेंस देखो दोनों के बीच की, तो डिस्टेंस किस में थी, यानी कि आर जो थी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी तो कन्वर्ट करो भाई, एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है मीटर होती है, तो यहां पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 5 इंटू 10⁻²। लेक्चर देख लिया होगा, और लेक्चर देखने के बाद में जो क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। चाहे हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ कितने भी चार्जेस हो, तो हमें क्या करना होता है, एक चार्ज के ऊपर में उसके ऊपर में जितने भी लगने वाले फोर्सेज हैं उन सबको पहले कैलकुलेट करना होता है, एंड फाइनली उनका में क्या करना होता है, एक वेक्टर सम निकालना होता है। मान लो मेरे पास में 3 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं इन ए ट्रायंगल फॉर्म, तो अगर मान लो मुझे इस पर निकालना, आई हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज दैट इज Q1 Q2 Q3 एंड आई हैव टू फाइंड द फोर्सेज ऑन Q1 चार्जेस, देन calculate the forces exerted by Q2 on Q1 in this direction, Q3 on Q1 in this direction, but directly we cannot add this because it is a vector sum, तो we have to go for principle of superposition। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट जो निकलेगा इन दोनों फोर्सेस का वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यही चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस लेक्चर के अंदर में वही समझी है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर में जितने भी हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ के अभी तक एग्जाम्पल आए हुए हैं जितने भी पेपर के अंदर में, वो सारे डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ फाइल आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा। और जितना भी भाई किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैं उनको रिप्लाई कर सकूं, उनकी क्वेरी जो है उनको सोल्व आउट कर सकूं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ भाई आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, और फिर आपका जो चैप्टर होगा वो मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और उनको आप सोल्व करके देखना भाई। ठीक है।